दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। जब मेरे माता पिता विदेश चले गए तो मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मम्मी पापा ने मेरी देखभाल के लिए मौसी को हमारे घर बुला लिया। मौसी का नाम गीता था और वह करीब 40 साल की थी। अपनी उम्र के बावजूद वो बहुत ही सजी धजी, खुद में सलीकेदार और एक अलग ही आकर्षण वाली महिला थी। उनका अंदाज, उनकी मुस्कान और उनकी बोलने की शैली सब कुछ दिलचस्प था। मैं उनकी तरफ बस देखता ही रह जाता। एक सच बात बताऊं, मौसी एकदम हॉट लगती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान होती थी। मौसी की देखभाल का अंदाज सच में अनोखा था। उनके लिए मैं शायद अब भी वही बच्चा था जो अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर था। वो मेरे खाने पीने से लेकर पहनावे तक का ख्याल रखती थी, जैसे कि मेरी हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी उन्हीं पर हो। कई बार उनकी ये फिक्र मुझे असमंजस में डाल देती थी, पर सच कहूं तो ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था। सुबह सुबह जब वे मुझे नहाने का कहती तो उनका अंदाज बिल्कुल अपनेपन भरा होता। वह हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वह यह समझने को तैयार नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर खिलाया है। मैंने कहा, मौसी मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर भी मौसी ना मानी और नहाते वक्त मेरा इतना बड़ा देखकर वहीं पर मेरा नाम विकास है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है। ये बातें हमेशा मेरे मन में एक सवाल छोड़ देती थीं। क्या सच में मौसी इतनी खास होती हैं? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी के साथ यह सब करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसका मेरे प्रति नजरिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए विदेश चले गए थे। माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेजी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे जब मैं नींद से जागी तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मम्मी पापा विदेश गए थे, मैंने सोचा कि शायद कोई मेहमान होगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक लंबी, सुंदर और आकर्षक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी ना? मैंने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैंने उसे तुरंत घर के अंदर बुला लिया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, मैंने उसे रसोई दिखाई, लेकिन वह औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। उसे तुरंत पता चल गया कि रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है। ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी यहाँ काम किया हो। मैंने सोचा कि ये कितनी अच्छी बात है कि माँ की चिंता दूर होगी। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, घर की नौकरानी आ गई है। माँ की चिंता सुनकर पल भर में दूर हो गई। मैंने महसूस किया कि अब मुझे अकेलापन नहीं महसूस होगा। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी के काम से छुट्टी का समय आया, उसने अचानक मुझसे कहा, विकास, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुम एक काम वाली महिला हो, लेकिन तुम्हारी दूसरी पहचान क्या होगी भला? इस पर वह हंसते हुए बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मोहबोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम गीता है। मैंने बचपन से तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। मैंने अचंभित होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि गीता जी मेरी मौसी हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी वही हुआ। जैसे ही गीता मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से माँ का एहसास हुआ। एक अजीब सी खुशी मेरे दिल में उमड़ने लगी। मैंने उनसे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपने मौसी से मिला हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शाम के 6 बज रहे थे तो मैंने मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। कल समय पर काम पर आ जाएगा इस पर। वह बोली, विकास बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में से मुझे 2000 कम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए ये एक कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो माँ ने कहा कि हमारे घर में कहीं कमरा खाली है, उसे एक कमरा दे दो।
अगर वह घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वह तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ भी दे दी और अपनी माँ के ही कमरे में चेंज करने को बोल दिया और मैं बाहर आ गया। लगभग 10 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि मैं उनके कमरे से मोबाइल चार्जर लेना चाहता था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मौसी को मुझे वहाँ देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, विकास आओ, मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी। वह 40 साल की थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी एक अधेड़ उम्र की औरत का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उसे पुरानी साड़ी में भी गीता मौसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। यादों को सुनकर वह छोटा लड़का जो हमेशा अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी थी। गीता मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसे आए हुए कुछ दिन हुए थे। तभी उसने मुझसे कहा कि विकास, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहला ऊँगियट दीजिए, बल्कि आप देखिए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे बार बार मना करने पर वह मुझे नहलाने के लिए जिद कर रही थी, चाहे वह कितना भी जोर दे। मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था और मैंने वही किया। मैं शावर लेकर बाहर आया तो मैंने देखा मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बालों को पोंछना है। मैंने उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। वह मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उनके साथ बहुत खुले विचारों वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझें। मैंने उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना। वह हमारे घर में ऐसे रहने लगी जैसे वह उनका अपना घर हो। एक शाम में दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर मौसी बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मौसी को कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ, फिर आओ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं? उस पर उन्होंने मुझे सहमति दी। फिर मैंने उन्हें माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि मौसी की सुंदरता की चमक ने तुरंत मेरी नजर खींच ली। मुझे लगा कि वह उम्र दराज है, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहन कर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। उनके वजूद पर जब जब मेरी नजर गई तो मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरे ओर बढ़ी, उनका पैर उसकी हिल वाले सैंडल से फिसल गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उनकी सुंदरता की महक की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई थी और उनका वजूद मुझे टकरा गया। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ नहीं रही थी। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, अचानक मौसी हिली। तब जाकर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मैं कवर किया है, इससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हील्स ना पहने। मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हील वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों का मेन बैठकर पार्टी के लिए निकले
तो मेरी नजर मौसी के वजूद पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वह एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी, इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका थी। लेकिन मौसी ने गलत फहमी दूर करने के बजाय और भ्रम पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं विकास के दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैं उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। यदि तुम्हें यह बात पसंद नहीं आई तो मैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने यह कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वह सही किया। मुझे भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ। जब तुम 2 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनाने की उम्र भी बीत गई और आपको मौसी कहने की मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी कि फिर तुम मुझे गीता कहकर बुलाना, यह ठीक रहेगा ना। वह 40 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन दिखने में वह एक खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए तो मेरे मुंह से गीता शब्द निकल गया। अब वह अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसीलिए घर पहुंचते ही हम अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फोन कर पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी गीता कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझे फोन रखने को कहा। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी गीता घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फोन करके परेशान करने की क्या जरूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझे यह भी पूछ सकते हो, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। फिर गीता ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट निकाल कर दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात गीता मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश करूंगी। जैसे ही उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश की थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसीलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज गीता अपने हाथों से मेरी सर की मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि गीता मेरे पैरों के पास सो रही है। जागते ही मैंने उन्हें भी जगाया। फिर मैं उनसे कहा, आप ये मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह गीता ने मुझे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी सर की मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे यह नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर गीता ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी और मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नजर भी मेरी तरह गीता जी पर थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नजरें उन पर से हटाने के लिए मैं पापा के गले लग गया। माँ गीता जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए माँ उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह की नजरों से गीता की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें इतने ध्यान से क्यों घूर रहे हैं। उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन गीता अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ था। गीता मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका विकास। इस पर गीता बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ी डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं गीता, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर हूँ। मुझे बिना कोई सवाल किया वह मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बज गए। अभी तक नाश्ता नहीं बना था। गीता जी, जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि गीता अपना चेहरा नीचे की ही खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वह बोली, तुम्हारे पापा। वह आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं, तब से पापा की बुरी नजर गीता जी पर थी। मैं उस पर उनकी बुरी नजर देख सकता था। गीता सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे गीता को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा गीता के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पापा गीता जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे नोट रख दिए। कहीं पापा ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? पापा उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। गीता जी पापा से कह रही थी कि जब तक मैं विकास से नहीं मिलूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद वह मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप गीता के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो मम्मी भी कमरे में आ गई। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। माँ और पापा के चेहरे पर और अधिक परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या हो रहा है और आपने गीता के साथ क्या किया है। तभी गीता मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर गीता कहने लगी, विकास तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। गीता ने कुछ शब्द कहे और फिर मेरी गर्दन से चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब माँ ने गीता से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। अचानक गीता मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं विकास को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूंगी। फिर वह कहने लगी, विकास तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम गीता है। गीता कुछ साल पहले इस घर में काम कर रही थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को तुम्हारे पापा ने तुम्हें गोद ले लिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल करती हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम अभी मेरे साथ आओ। मैंने गीता को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आप मेरी मौसी ही होगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप यह गलत कह रही हैं कि यह मेरे माता पिता नहीं हैं। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप मुझे सच बता देंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। इसीलिए वह मुझे खोने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक अच्छा जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उसने कुछ साल पहले मेरे माता पिता से लिए थे।
मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। गीता ने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की। उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे और इसलिए आज उसकी हालत खराब थी। मेरा भाई गलत संगतों में पड़ गया था। वह इधर उधर से चोरी करके अपना मनोरंजन करती थी और अब भी वह मेरे माता पिता से पैसे हड़पने के लिए आई थी। उसने घर से कुछ गहने चुरा लिए थे। वह उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 20 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया। इसीलिए वह उन्हें धमकी दे रही थी और मेरे माँ पापा उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। वह मुझे अपने प्यार के जाल में फंसना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उनके लिए प्यार निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए गीता को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई। ना ही वह मेरे बड़े भाई को अच्छी परवरिश दे सकी। अगर उन्होंने समय रहते उस पैसे और समय की कदर की होती तो आज मेरा बड़ा भाई बेहतर रास्ते पर होता। लेकिन मौसी ने ना तो उसे अच्छे संस्कार दे और ना ही अच्छी शिक्षा दी। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरे बड़े भाई को भी गोद लिया और उसे भी मेरी तरह अपनी औलाद की तरह समझने लगे और मौसी को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को इतनी अच्छी जिंदगी दी। अगर वक्त रहते मुझे मौसी की सच्चाई ना पता चलती तो मैं बुरी तरह उनके जाल में फंस जाता। कुछ लोग पैसों के लालच में आकर रिश्तों की मान मर्यादा बिल्कुल भूल जाते हैं। रिश्तों की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान सिद्धांतों में से एक है। हर रिश्ते का अपना एक अलग महत्व और उद्देश्य होता है। रिश्तों में सम्मान, मर्यादा और विश्वास के बिना कोई भी संबंध सही मायने में खुशियों और संतोष का स्रोत नहीं बन सकता। इस कहानी के माध्यम से एक अहम शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सीमाओं का पालन करते हुए उन्हें ईमानदारी और गरिमा के साथ निभाना चाहिए, ताकि वे लंबे समय तक सकारात्मक और संतोषजनक बने रहें। कहानी में मुख्य रूप से यह दिखाया गया है कि परिवार में हम एक दूसरे की देखभाल करने, सहारा देने और साथ रहने के लिए जुड़े होते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते में कोई एक सदस्य अपनी भूमिका या कर्तव्य से भटकता है तो संबंध का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। यहाँ मौसी और भांजा जैसे पवित्र संबंध की बात की गई है। मौसी का रिश्ता एक माँ जैसी देखभाल करने वाला होता है और भांजे के प्रति उनका स्नेह, समर्थन और मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों में अगर किसी प्रकार का स्वार्थ आ जाए तो रिश्ते की पवित्रता और मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि परिवार में सभी रिश्तों की अपनी सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति एक ऐसा भाव रखते हैं जो एक मजबूत और विश्वसनीय बंधन बनाता है। अगर उस बंधन में किसी प्रकार का संदेह या अविश्वास आता है तो वह पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ जाता है। हमें हर रिश्ते को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए ताकि परिवार में हर सदस्य सुरक्षित और आदर का अनुभव कर सके। यह भी जरूरी है कि जब हम किसी रिश्ते में हों तो उसमें हमारी सोच, भावनाएं और कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक रिश्ता जब स्वार्थ, लालच या किसी प्रकार के गलत इरादों से संचालित होता है तो वह हमें न केवल दूसरों की नजरों में गिराता है बल्कि खुद की नजरों में भी हमें शर्मिंदा करता है। इसलिए हमें अपनी मर्यादा और सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए हर रिश्ते को निभाना चाहिए। इस कहानी में मौसी का रोल समाज में एक ऐसे आदर्श का निर्माण करता है जो यह दर्शाता है कि रिश्तों का सम्मान और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मौसी ने जिस तरह से अपनी भांजी को घर बुलाया और उसकी देखभाल का जिम्मा लिया, वह अपने आप में एक महान कार्य है। लेकिन अगर रिश्तों में कोई भावनात्मक उलझन आ जाए तो हमें उसका उचित समाधान निकालना चाहिए, न कि उसमें अपने गलत विचारों का मिलाव करें। इस कहानी में जो भी भावनात्मक संघर्ष दिखाया गया है वह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और गलत दिशा में न बहने का प्रयास करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों में दूरी बनाए रखना भी जरूरी हो सकता है। दूरी बनाए रखना यहाँ नकारात्मक अर्थ में नहीं है, बल्कि एक सीमा का ध्यान रखना, ताकि कोई भी अपने रिश्ते में गलतफहमी का शिकार ना हो। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है और उसमें हम अपने जीवन के कुछ मूल्यवान गुणों का विकास कर सकते हैं। रिश्तों में जब तक हम गरिमा बनाए रखेंगे, तब तक उनका प्रभाव सकारात्मक रहेगा। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, वह यह है कि रिश्ते हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। रिश्तों में आने वाली मुश्किलें, संदेह और उलझनें हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें धैर्य रखना, सम्मान करना और खुद पर काबू रखना सिखाती हैं। यह कहानी यह भी संदेश देती है कि किसी रिश्ते में हम सिर्फ खुद की खुशी, इच्छा या लालच को ही नहीं देख सकते। रिश्ते समाज के बनाए हुए हैं और उनके मूल उद्देश्य में प्यार, आदर और जिम्मेदारी का भाव होता है। कहानी में दिए गए प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रिश्तों में अनुशासन और आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। अगर रिश्तों में किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार आ जाता है, तो वह न केवल रिश्ते को बल्कि व्यक्तित्व को भी खराब कर सकता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे और रिश्तों में सीमा बनाए रखेंगे, तो समाज में हमारी छवि सकारात्मक रहेगी और रिश्ते हमें खुशी देंगे। अंततः इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य को निभाते हैं, तो जीवन में हमें सुख और संतोष का अनुभव होता है। रिश्तों का महत्व सिर्फ साथ होने में नहीं, बल्कि सही सोच, सम्मान और सही भावना से उसे निभाने में है। इसलिए यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को समझदारी, आदर और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए, ताकि वे हमेशा सुंदर, सजीव और प्रेरणादायक बने रहें। इस कहानी का सार यही है कि हर रिश्ते में एक सीमा रेखा होती है, जो उसे पवित्र और सुरक्षित बनाए रखती है। हमें इन सीमाओं का पालन करना चाहिए, ताकि न केवल हमारे रिश्ते सुदृढ़ बने, बल्कि समाज में हमारी एक अच्छी और प्रेरणादायक छवि बने। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।